कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे से अपने पढ़ाई लिखाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि यूपी में यूपी टेट की वैकेंसी आने वाली है, तो मैं आपको आज से यूपी टेट के जो सीडीपी के क्वेश्चन है, जो बाल विकास के प्रश्न हैं, उसे आपको कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगी। तो चलिए हम आज के क्लास में अपने 30 बाल विकास के प्रश्नों को करते हैं, जो आपके यूपी टेट में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो सबसे पहले पहला प्रश्न ये है कि बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इसका आपको आंसर दिख रहा है। अगर आपने आंसर सी सेलेक्ट किया है तो बिल्कुल आपका आंसर सही होगा। अगर आप यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर अगर आप सी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये दोनों के दोनों वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी होंगे। आप एक क्लास संपूर्ण अभ्यास की वीडियोस को देखिए और डेली मैं आपको सीटेट के पीवाईक्यूज के साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कराती हूँ। तो अगर आप इन सारे क्लासेस को फॉलो करते हैं एंड अपनी अच्छी प्रिपरेशन करते हैं, रिवीजन करते हैं, मॉक लगाते हैं, तो डेफिनेटली इस बार आप बहुत अच्छे नंबर से अपना यूपी टेट और सीटेट क्लियर कर ले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्लास की बात करते हैं एंड सेकंड क्लास। एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है। आप मुझे इसका आंसर बताइए कमेंट करके। रचनावादी कक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। एक रचनावादी यानी कि कंस्ट्रक्टिज्म जो क्लासेस होती है, जो ऐसी रचनावादी क्लासेस होती है, जो क्रिएटिव क्लासेस होती है, उसमें शिक्षक की क्या भूमिका होती है। एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है, वहां पे शिक्षक क्या रोल प्ले करता है। ज्ञान का एकमात्र स्रोत है, अनुशासन अधिकारी है, सीखने का सहायक है, या यानी कि या फिर परीक्षक है। ओके, सो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपका आंसर सी है, अगर आपने सी आंसर सेलेक्ट किया है तो बिल्कुल आपने राइट आंसर सेलेक्ट किया है। यानी कि टीचर क्या होता है, टीचर होता है फैसिलिटेटर। ओके, तो यहाँ पे क्या है, अगर आपने ऑप्शन सी को सिलेक्ट किया है तो डेफिनेटली आपका आंसर बिल्कुल सही है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है। तीसरा कहता है यदि किसी कक्षा में बच्चों की सीखने की गति अलग अलग हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। अगर बच्चों की सीखने की गति अलग अलग है तो सभी को समान कार्य देना, कमजोर बच्चों को अनदेखा करना, विभिन्न स्तर के कार्य देना, या फिर केवल तेज बच्चों पर ध्यान देना। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आप विभिन्न स्तर के कार्य देंगे ना, यहाँ पे सभी को समान वर्ग में या फिर कमजोर बच्चों को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपका आंसर सी है तो बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल सही है। हम यहाँ पर किसी भी बच्चे के साथ ना ही भेदभाव करते हैं, ना ही उन्हें किसी भी बेसिस पर क्रिटिसाइज करना है। यानी कि अगर आप अपना आंसर टिक करेंगे तो आप इन पॉजिटिव पॉइंट्स को जरूर देखिए, ध्यान में रखिए एंड फिर इसको करिए। CCE, अब यूपी टेट के कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, कुछ ऐसे सिमिलर टॉपिक्स हैं जिससे कि मैक्सिमम टाइम इस पे क्वेश्चन आए हैं। मैं आपको एक प्रीवियस ईयर के क्लासेस भी कराऊंगी जिसमें आप देख सकते हो कि इस टाइप के क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट हुए हैं। क्लियर। तो यहाँ पे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ क्या है, क्या है इसका उद्देश्य। केवल वार्षिक परीक्षा लेना, केवल अंक देना, या सीखने की प्रक्रिया का निरंतर मूल्यांकन करना, या फिर बच्चों की तुलना करना। अब आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इसमें से किसी एक राइट आंसर को सिलेक्ट करिए। तो अगर आपने आंसर नंबर सी को सिलेक्ट किया है तो बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि सीखने की प्रक्रिया का निरंतर मूल्यांकन करना ही सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है कि निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि बाल विकास केंद्रित है। अब आपके पास 4 ऑप्शन है, आप उन चारों ऑप्शंस को पढ़िए एंड इसमें से बताइए कि इसमें से कौन सी ऐसी विधि है, कौन सा ऐसा मेथड्स है जो चाइल्ड सेंटर्ड है। क्या वह व्याख्यान विधि है, रटने की विधि है, परियोजना विधि है, या फिर तानाशाही शिक्षण है। इसमें से क्या ऐसा हो जाएगा, तो व्याख्यान होगा, रटनी होगा, परियोजनाएं विधि है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है तानाशाही। तो अगर आपका आंसर सी है, अगर आपने अपना आंसर सी सेलेक्ट किया है तो बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल सही है। आप सी के साथ जाइएगा तो आपका आंसर डेफिनेटली सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और ये है क्वेश्चन है मोटिवेशन से, प्रेरणा से। आप यहाँ पे प्रेरणा से देखते हैं तो प्रेरणा का सीखने पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि मोटिवेशन का सीखने पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है। सीखना कम हो जाता है,
क्या मोटिवेशन के बाद सीखना कम हो जाएगा या फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या फिर सी ऑप्शन कहता है कि सीखने पर अधिक प्रभाव पड़ेगा, या फिर डी ऑप्शन है कि केवल अनुशासन बढ़ता है। तो अगर आपने अपना आंसर सी सेलेक्ट किया है, यानी कि आपका अगर आंसर सी है तो बिल्कुल आपने अपना सही आंसर सेलेक्ट किया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देख करके ही इस पीपीटी को बनाया है जो आपके सामने है। एंड आप इन क्लासेस को फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली आपको खुद समझ आएगा कि चीजें आपको धीरे धीरे याद हो रही हैं, एंड आप ये बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए एग्जाम क्लियर करना। तो समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन का अर्थ क्या होता है? केवल मेधावी बच्चों को पढ़ाना, केवल दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना, या फिर सभी बच्चों को साथ पढ़ाना, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है केवल ग्रामीण बच्चों को पढ़ाना। तो आप बताइए क्या आंसर होगा? देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सभी बच्चों को साथ में पढ़ाना और सबके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान रखना, सबके व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए उनको पढ़ाना, ये क्या हो जाएगा? ये सभी बच्चों को साथ पढ़ाना ही समावेशी शिक्षा है, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन है। क्लियर? अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला कहता है कि कक्षा में प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्लास में अगर बच्चा आपसे प्रश्न पूछता है तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसको ये क्या है? तो क्या कक्षा में प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य बच्चों को डराना है? नहीं। अनुशासन बनाए रखना है? नहीं। सोचने और समझने की क्षमता विकसित करना है? बिल्कुल सही बात है। बच्चों के प्रश्न पूछने का अर्थ होता है, उद्देश्य ये होता है, और आप उनको इनकरेज करेंगे। आप अपने क्लास में अपने जो भी आपका लेसन प्लान है, अगर आप उसे पढ़ाते हो तो आप उसके बाद उनसे बोलो कि बेटा प्रश्न करिए, इस टॉपिक से आप क्वेश्चन करिए जो आपको समझ नहीं आ रहा है, इसके बाद आप उनका आंसर करिए। इससे क्या होता है ना कि बच्चों के अंदर सोचने और समझने की क्षमता विकसित होती है। तो अगर सी आंसर के साथ जा रहे हैं आप तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एंड अगला है क्वेश्चन नंबर 9 कि प्रभावी अधिगम के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? प्रभावी अधिगम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है? दंड, ऑप्शन बी कहता है सक्रिय भागीदारी, ऑप्शन सी कहता है रटना, एंड ऑप्शन डी है गृह कार्य की अधिकता। तो अगर आपका आंसर बी है, अगर आपने अपना आंसर बी सेलेक्ट किया है तो बिल्कुल आपने अपना राइट आंसर सेलेक्ट किया है। ऑप्शन नंबर बी के साथ अगर आप जाते हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। इसका तो हमने कर लिया। हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर है, अब इसका आंसर करिए। तो एक अच्छा शिक्षक बच्चों की गलतियों को क्या करता है? अगर एक अच्छा शिक्षक है तो वो बच्चों की गलतियों को क्या करता है? दंड का आधार मानता है, सीखने का अवसर मानता है, अनदेखा करता है, या फिर कक्षा से बाहर निकाल देता है? आपके हिसाब से इसमें राइट आंसर क्या होगा? आपके इस आंसर को अच्छे से टिक करेंगे। तो गलती जो है वो बच्चों के सीखने का अवसर है। अगर आप गलतियां नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे? हम इंसान हैं, ह्यूमन है हम, और मिस्टेक्स करना हमारे नेचर में है। हम उन सारी गलतियों से सीखते सीखते एक बार अच्छी चीजें कर ले जाते हैं। अगर कोई भी है, अगर आप गलतियां कर रहे हैं तो आप उस गलती से सीखिए कि मैंने कहाँ गलती की, जिसकी वजह से मुझसे ये अटेम्प्ट रह गया, फिर मैंने इस चीज को खत्म कर लिया। क्लियर? और अपनी गलतियों से हमेशा सीख कर ही आगे बढ़ना चाहिए। तो आप एज अ टीचर भी अपने क्लास में गलतियों को कैसे प्रमोट करेंगे कि ये सीखने का अवसर है। अगर बच्चा प्रश्न नहीं पूछेगा, गलतियां नहीं करेगा तो वो सीखेगा कैसे? वो सीखेगा कैसे? क्योंकि अगर आपने सिर्फ पढ़ाया और वो प्रश्न ही नहीं पूछे, उनको कोई डाउट ही नहीं है, तो आप इतना समझिए कि टीचिंग मेथड्स में अगर आपने क्लास में पढ़ाया है और अगर बच्चा आपसे प्रश्न नहीं पूछ रहा है तो आपने एक अच्छी टीचिंग नहीं की है। अगर इस टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर क्लास में सपोज करिए कि एक ऐसा क्वेश्चन बना दे कि आप अपने क्लास में अपने कक्षा की अवधि को समाप्त कर लेते हैं पर बच्चे आपसे प्रश्न नहीं पूछते हैं, वो किसी भी तरह के सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिक्रियाएं नहीं देते हैं, तो यह किस तरह की अधिगम है? ये किस तरह की लर्निंग है? ये निष्क्रिय लर्निंग है, यानी कि ये नेगेटिव लर्निंग हो जाएगी। उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा ना। मैंने 40 to 45 मिनट्स क्लास में जरूर चिल्लाया, समझाया, पढ़ाया, बट अगर किसी को समझ ही नहीं आया तो मेरे चिल्लाने पढ़ाने से क्या फायदा? इसलिए इसे याद रखिए। अब प्याजे महोदय आगे। अब प्याजे महोदय के संज्ञानात्मक सिद्धांतों के पहले चरण से प्रश्न है ये, इसको डिटेल से देखिए। कहता है क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का पहला चरण कौन सा है?
पहला चरण संज्ञानात्मक विकास का कौन सा होगा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदीगामक अवस्था या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था? प्याजे महोदय ने संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो इनके अनुसार ये संवेदीगामक अवस्था है। यानी कि अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। वाइगोस्की के अनुसार सीखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? वाइगोस्की महोदय के अनुसार, वाइगोस्की महोदय के सिद्धांत का नाम बताइए। अगर आप क्लासेस को देख रहे हैं तो डेफिनेटली इस टाइप के क्वेश्चंस तो आपके लिए बहुत इजी हो गए होंगे। तो वाइगोस्की महोदय के सीखने में सबसे महत्वपूर्ण किसकी भूमिका है? केवल बुद्धि की, सामाजिक अंतःक्रिया की, आनुवांशिकता की या फिर परीक्षा की? तो देखिए, वाइगोस्की महोदय जो है वो सामाजिकता की बात करते हैं, वो सामाजिक विकास की बात करते हैं, वो सामाजिक वैल्यूज की बात करते हैं, सोशल ग्रोथ की बात करते हैं। तो आप इनके ट्रिक से भी याद रखिए कि कुछ की पॉइंट्स बनाइए और फिर उसके बाद आप इस चीज को याद रखिए। तो यहाँ पे वाइगोस्की महोदय से याद रखिए कि वाइगोस्की महोदय हमेशा समाजीकरण की बातें करते हैं, समाज की बातें करते हैं, सोशल। अगर इनसे प्रश्न भी आते हैं तो आप देखोगे कि ये बच्चों को समाज से सीखने में ज्यादा प्रेरित करते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। निकटस्थ विकास का क्षेत्र यानी कि जेडपीडी का सिद्धांत किसने दिया है? अब जेडपीडी भी किसी का गलत नहीं होना चाहिए। ये यूपी टेट की पहली क्लास है, बट मैं अपने सीटेट के डेली की क्लासेस में इन सारे के सारे टॉपिक्स को डिटेल वे से करा रही हूँ। तो आप इन क्लासेस को भी देखिए अगर आपको यूपी टेट देना है, और अगर आप सीटेट भी देना चाहते हैं तो ये दोनों की दोनों क्लासेस आपके लिए डेफिनेटली बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो आप बताइए कि निकटस्थ विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये किसका है? ये कोहल वर्ग का है। प्याजे महोदय नहीं है, ब्रूनर नहीं है, वाइगोस्की महोदय नहीं है, एक सेकेंड, वाइगोस्की महोदय है। हाँ, जेडपीडी का सिद्धांत क्या कहता है? जेडपीडी है कि आप बच्चे को धीरे धीरे सहायता करिए और उसके बाद उसके सहायता धीरे धीरे उसको सहायता दीजिए, एंड उसके बाद धीरे धीरे वो खुद से डिपेंड हो जाएगा, वो चीजों को खुद से करने लगेगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। क्लियर? तो इसका सी आंसर आप टिक करोगे। स्कैप फोल्डिंग क्या है? अब ये इसका क्या अर्थ है? तो ऑप्शन ए कहता है बच्चों को दंड देने से है। बी ऑप्शन है आवश्यकता अनुसार सहायता देकर सीखने में सहयोग करने से। बिल्कुल सही बात है। अगर आपका आंसर बी है तो आपने एकदम सही आंसर को टिक किया है। अगर आप बी के साथ जाते हो तो डेफिनेटली आपका आंसर सही होगा। क्लियर? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है। बहुबुद्धि सिद्धांत से, मल्टीपल इंटेलिजेंस से कि यह सिद्धांत किसने दिया है? तो आपका पहला ऑप्शन है हर्वर्ड गार्डनर, बी ऑप्शन है स्कीनर, सी ऑप्शन है थॉर्नडाइक एंड डी ऑप्शन है प्याजे महोदय। तो आपको पता होना चाहिए कि बहुबुद्धि सिद्धांत की बातें करते हैं हमारे कौन है? हर्वर्ड गार्डनर महोदय। यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस की बातें कौन करता है? हर्वर्ड गार्डनर महोदय। तो ऑप्शन ए के साथ अगर आप जाते हो तो डेफिनेटली आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर? अगले प्रश्न की बात करते हैं। ये क्या है कि क्वेश्चन नंबर 16 है कि यदि शिक्षक बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करता है तो वह क्या कर रहा है? अगर आप एक शिक्षक हैं और आप अपने क्लास में सारे बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हैं और आप वैसे ही उनकी मदद करते हो, वैसे ही अपनी टीचिंग करते हो, तो आप क्या कर रहे हैं? आप सभी को समान कार्य देंगे? नहीं। क्या देंगे? आप सभी को समान कार्य देंगे, सभी को समान अपेक्षा करेंगे? नहीं। बच्चों की क्षमता के अनुसार अवसर देंगे। बिल्कुल सही बात है। जब भी आप टीचिंग करेंगे तो आप क्या करोगे? सबके बुद्धि लब्धि क्षमता के अनुसार पढ़ाओगे। क्लियर? तो अगर आपका आंसर सी है तो डेफिनेटली आपका आंसर बिल्कुल सही है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर डी की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर डी क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक यानी कि इंटरनल मोटिवेशन का उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पुरस्कार पाने के लिए पढ़ना, दंड से बचने के लिए पढ़ना, ज्ञान प्राप्त करने के रुचि से पढ़ना या फिर अंक लाने के लिए पढ़ना। तो अगर यहाँ पे आंतरिक अभिप्रेरणा की बात कर रहा है तो अगर आप ज्ञान की प्राप्ति के लिए पढ़ रहा है बच्चा तो ये उसकी आंतरिक अभिप्रेरणा है। अब अगर आप समझिए कि आपने क्लास में एक टेस्ट कंडक्ट किया, एक पेपर लिया और आपने जो भी चैप्टर पढ़ाया है बच्चों को, डेमोक्रेसी पढ़ाया है, मैं हमेशा मैं एसएसटी पढ़ाती हूँ इसलिए मैं हमेशा एग्जाम्पल एसएसटी के क्वेश्चंस या एसएसटी के टॉपिक से दे देती हूँ। इसलिए आप सपोज करिए कि आपके क्लास में मैंने डेमोक्रेसी पढ़ाया बच्चों को क्लास में मैंने डेमोक्रेसी पढ़ाया। अब मैंने एक टेस्ट डिसाइड किया कि चलो इस दिन टेस्ट होगा। अब मैंने ये कह दिया कि क्लास में जो बच्चा सबसे ज्यादा नंबर लेकर के आएगा मैं उसे पेंसिल दूंगी। जो मतलब मैंने ये कह दिया कि 1 to 5 रैंकिंग के जो बच्चे होंगे
उन्हें मैं एक पेंसिल बॉक्स गिफ्ट करूंगी, और जिनका नंबर ज्यादा अच्छा होगा फिर उनके नंबर वाइज मैं उनको कुछ प्राइजेस दूंगी। तो एक बच्चा है जो उन प्राइजेस को लेने के लिए पढ़ रहा है, यानी कि मैम ने कहा था कि अगर अच्छे नंबर आएंगे तो वो पेंसिल बॉक्स देंगे, वो ज्योमेट्री बॉक्स देंगे, वो कोई प्राइज देंगी, तो मुझे इस बार डेमोक्रेसी के चैप्टर में बहुत अच्छा करना है। तो ये क्या है, ये बच्चे का क्या है, ये बाह्य प्रेरणा है। वो किस लिए पढ़ रहा है, क्योंकि मैम क्या करेंगी, उसे पेंसिल बॉक्स दे देंगी, उसे ज्योमेट्री बॉक्स देंगी, या फिर कुछ ऐसा गिफ्ट देंगी, मैम बहुत अच्छा प्राइज देंगी हमें। तो ये क्या है, ये क्लास में हम करते हैं, एज अ टीचर आप भी करोगे। ये चीजें पॉजिटिव वे नहीं है, ये पॉजिटिव है, इसे हम पॉजिटिव री कहते हैं। और वहीं पे अगर बच्चे का मन है कि नहीं, मैम ने अगर डेमोक्रेसी पढ़ाया है तो मुझे उसको जानना है, लोकतंत्र जानना मेरा अधिकार है, हम जिस देश में रहते हैं वो एक लोकतांत्रिक देश है, इसके अधिकारों को जानना मेरा अधिकार है। तो ये क्या है, ये उसकी आंतरिक अभिप्रेरणा है। तो ज्ञान प्राप्त के लिए पढ़ने का क्या है, अगर आप ज्ञान प्राप्त के लिए पढ़ रहे हो तो आप आंतरिक अभिप्रेरणा से पढ़ रहे हो। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, अधिगम का सबसे उपयुक्त वातावरण कौन सा है। लर्निंग के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव एनवायरनमेंट कौन सा होता है, जहाँ पे बच्चा बहुत अच्छे से सीख लेता है। तो क्या भयमुक्त कक्षा, ठीक है। बी ऑप्शन है कि दंड आधारित कक्षा। सी ऑप्शन कहता है सहयोगी एवं प्रोत्साहन पूर्ण कक्षा। डी ऑप्शन है केवल व्याख्यान आधारित कक्षा। अगर क्लासरूम जो है वो सहयोगी एवं प्रोत्साहन पूर्ण हो तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। इसका क्या मतलब है, यानी कि अगर आपका क्लास है और अगर आपके क्लास में एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है जहाँ पे बच्चे प्रश्न कर रहे हैं, जहाँ पे बच्चे एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं और आप उनको प्रोत्साहित कर रही हैं चीजों से, तो वहां पे क्या हो रहा है, एक हेल्दी इन्वायरमेंट बन रहा है। क्लियर, अगले प्रश्न को देखा जाए। एंड क्वेश्चन नंबर, चलिए इसको बताइए, अब फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है। समेटिव असेसमेंट एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट, मैंने आप कई बार क्लासेस में बताया है कि 2 टाइप्स के असेसमेंट्स होते हैं। आपसे मैक्सिमम टाइम पर फॉर्मेटिव या असेसमेंट में से किसी एक से क्वेश्चन आते हैं, तो इसे आप जरूर से जरूर याद रखिएगा। ये क्या है, ये सीखने के दौरान होने वाला सुधार है। और समेटिव असेसमेंट क्या होता है, ये केवल ये सब कुछ पढ़ाने के बाद, यानी कि आप पढ़ाने के बाद असेसमेंट करते हो। और अगर आप सीखने के दौरान, जैसे मैंने टॉपिक शुरू किया और उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर कर लिया, तो ये क्या कर रही हूँ मैं, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट कर रही हूँ। क्लियर, तो अगर आपका आंसर बी है तो बिल्कुल आपका आंसर सही है। एक सेकेंड, अच्छा हमने ये कर लिया है, एक एक स्लाइड दो बार लगती है, कोई बात नहीं है। अब हम पढ़ते हैं ब्लूम के वर्गीकरण, यानी कि ब्लूम टेक्सोनॉमी से प्रश्न है। अब मुझे बताइए, ये यूपीटेट का बहुत फेवरेट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप प्रीवियस ईयर में आपको कराऊंगी, आप उसमें देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि उसमें पूछा गया है इन प्रश्नों को। तो ब्लूम टेक्सोनॉमी क्या है, ब्लूम टेक्सोनॉमी क्या है, यह ज्ञान है, नॉलेज है, समझ है यानी कि अंडरस्टैंडिंग है, अनुप्रयोग है यानी कि एप्लीकेशन है, या फिर सृजन है, क्रिएटिंग है, संबोधन संबोधित है, ये क्या है। तो ब्लूम टेक्सोनॉमी क्या है, ये एक सृजन है, यानी कि ये क्या है, ये क्रिएटिंग है। अगर आपका आंसर डी है तो बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल सही है। क्लियर, सीखने का वह सिद्धांत जिसे प्रयास एवं त्रुटि कहते हैं, यानी कि ट्रायल एंड एरर कहा जाता है, यह किसने दिया है, यह सिद्धांत किसका है। ऑप्शन नंबर ए कहता है स्कीनर महोदय, ऑप्शन नंबर बी कहता है थॉर्नडाइक महोदय, ऑप्शन सी है पॉलो महोदय एंड ऑप्शन डी है कोहलबर्ग महोदय। आप मुझे बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो अगर आपने अपना आंसर सेलेक्ट किया है बी, यानी कि अगर आपका आंसर बी है थॉर्नडाइक महोदय है, तो बिल्कुल आपका आंसर एकदम सही है। क्लियर, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि स्कीनर का अधिगम सिद्धांत किस पर आधारित है। स्कीनर महोदय का जो अधिगम सिद्धांत है वो किस पर आधारित है। शास्त्रीय अनुबंधन यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग पर, प्रचालन अनुबंधन यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग पर, या फिर अंतर्दृष्टि अधिगम यानी कि इनसाइट लर्निंग पर। तो आप बताइए स्कीनर महोदय के अनुसार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रचालन अनुबंधन यानी कि ऑपरेट कंडीशनिंग, कंडीशनिंग थ्योरी पर आधारित है। और ये सिद्धांत किसका है, तो ये स्कीनर महोदय का है। तो आप इसे जरूर से जरूर याद रखेंगे। क्लियर, चलिए ओके, एक सेकंड, हम 25, 26, 23 ओके,
स्लाइड थोड़ी ऊपर चली गई थी। अब है 23 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि पौलो महोदय का प्रयोग किस पर आधारित था। आपको पता है कि पौलो महोदय किसकी बात करते हैं, तो इन्होंने क्या प्रयोग किया था और ये किस पर आधारित था, तो ये कुत्ते पर आधारित था। क्लियर। और ये रीइंफोर्समेंट के सिद्धांतों की बात करते हैं। वही क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर है कि अंतर्दृष्टि यानी कि इनसाइट द्वारा अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है। तो इनसाइट क्या है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसका है, तो क्या यह कोहल वर्ग है, प्याजे महोदय है, स्कीनर महोदय है या फिर थॉर्नडाइक है। तो यहाँ पे आपका आंसर बी होना चाहिए। अगर आपने अपना आंसर बी सेलेक्ट किया है तो डेफिनेटली आपका आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पर है। 25 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अधिगम का सबसे प्रभावी माध्यम माना जाता है। इसमें से कौन सा अधिगम का सबसे प्रभावी माध्यम है। रटना, अनुभव और गतिविधियां, व्याख्या करना एवं दंड देना। अब अगर आपका आंसर बी है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन होगा ना, अनुभव और गतिविधियां। निम्न में से सबसे प्रभावी अधिगम तो यही है। क्लियर। अब 26 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि एक अच्छा मूल्यांकन क्या है, एक अच्छा असेसमेंट क्या होना चाहिए। केवल अंक देने वाला, निष्पक्ष, विश्वसनीय और वैध। बिल्कुल सही बात है, केवल लिखित, केवल मौखिक नहीं भाई। अगर आपका आंसर बी है तो बिल्कुल सही है, आपने अपना आंसर बिल्कुल सही किया है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 27, एक सेकंड 24 हमने किया अभी। क्वेश्चन नंबर 25 हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 26 हमने कर लिया एंड क्वेश्चन नंबर 27 हमें करना है। तो यदि कोई बच्चा बार बार गलती करता है, अगर कोई क्लास का बच्चा है और वो बार बार गलतियां कर रहा है, तो एज अ टीचर आप क्या करोगे, आपको क्या करना चाहिए, दंड देना चाहिए, पूरी कक्षा के सामने उसे डांटना चाहिए, त्रुटि का कारण समझकर सहायता करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और बच्चों को कक्षा से बाहर भेज देना चाहिए। सबसे अच्छा आंसर यहाँ पे सी है। क्यों, क्योंकि हम उनके त्रुटियों को समझेंगे, हम शिक्षक हैं, हमारा काम क्या है, अगर हम ही क्लास में बच्चों के साथ ऐसा करने लगे, उन्हें बाहर निकाल दे, उन्हें डांट दे, उन्हें पूरी कक्षा के सामने डांट लगा दे, उन्हें कक्षा से बाहर निकाल दे, तो फिर उन्हें सिखाएगा कौन, समझाएगा कौन। हमारा काम है उन्हें पढ़ाना, उन्हें सिखाना, उन्हें समझाना। हम उनके एक तरह से मार्गदर्शक हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। केवल परीक्षा में सफल होना, रटकर सीखना, समग्र विकास एवं कौशल विकास। बिल्कुल सही बात है। एनईपी कहता है कि शिक्षा का मतलब होता है समग्र विकास, यानी कि किसी भी चीज का पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट, तो उसका मानसिक, सामाजिक, शारीरिक, सारी की सारी चीजें। क्लियर। तो अगर आपका आंसर सी है तो बिल्कुल आपका आंसर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च स्तरीय चिंतन कौशल है, यानी कि हायर ओवर थिंकिंग स्किल कौन सा है। याद रखना, पहचानना, विश्लेषण करना या फिर दोहराना। तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आपका राइट आंसर क्या है, विश्लेषण करना, यानी कि अगर आपने सी आंसर को सिलेक्ट किया है तो बिल्कुल आपका आंसर डेफिनेटली सही है। क्लियर। अगले प्रश्न की बात करते हैं एंड अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा उच्च स्तरीय चिंतन कौशल है, यानी कि इसमें से उच्च स्तरीय चिंतन कौशल क्या है। अच्छा, ये तो हमने अभी कर लिया, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कोई बात नहीं है। अगला कहता है समावेशी कक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन में शिक्षक का क्या सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। केवल मेधावी छात्रों को पढ़ाना, जी नहीं। सभी बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण करना, बिल्कुल सही बात है। केवल पाठ्यक्रम पूरा करना, कभी नहीं। केवल परीक्षा लेना, नहीं जी नहीं। यानी कि समावेशी कक्षा, इंक्लूसिव क्लासरूम का मतलब ये होता है कि जहाँ पे सभी बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार कार्य किया जाए, सबके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए अगर टीचर पढ़ा रही हैं तो वो क्या कर रही है, वो एक हेल्दी एंड अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही है क्लासरूम में और वो इंक्लूसिव क्लासरूम की तरफ बढ़ रही है। क्लियर। तो आज के ये आपके 30 क्वेश्चन थे एंड आई होप आपको ये क्लासेस पसंद आई होंगी। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि आपके 30 आउट ऑफ कितने सही हो रहे हैं। आप यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रही हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने टीचिंग एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत अच्छे अच्छे क्लासेस मिलेंगे एंड इस चैनल से आप अपनी जर्नी को बहुत ईजी कर ले जाओगे और इस बार आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसे आप डेफिनेटली क्लियर कर लोगे। तो मिलेंगे आपसे कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अपने उन दोस्तों के साथ इस वीडियो को और इस चैनल को जरूर शेयर करिएगा
जो इस बार सीटेट, यूपीटेट एंड टीचिंग एग्जाम्स टीआरई 4 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मिलेंगे आपसे किसी नए क्लासेस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए एंड मस्त रहिए। जय हिंद। और हाँ, एक चीज की आपको बहुत जल्द बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस मिलेंगी। सो थैंक यू, जय हिंद।